क्योंकि खेतों में लगी आग से हर साल बिहार के किसान परेशान होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाते हैं। नालंदा के सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में गेहूं की खेत में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 100 बीघे से ज्यादा गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि आग गेहूं की फसल में लगी और धीरे धीरे कई गांवों तक फैलती चली गई। आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित किसानों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं शिवहर के हिरंबा थाना क्षेत्र के बेलाहीदुल्ला गांव में भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। आग की चपेट में आकर करीब 8 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। आग की तेज लपटों के चलते लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आरा, नालंदा और पटना के भीटा से सामने आई ये तस्वीरें किसानों की तबाही की कहानी बयां कर रही है। इन 3 अलग अलग घटनाओं में गेहूं की तैयार फसल कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। आरा के शाहपुर में कई एकड़ फसल नष्ट हो गई, तो पटना के भीटा के खेदलपुरा में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से फसल बर्बाद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गर्मी के शुरू होते ही अगलगी की घटनाएं होने लग जाती हैं। अब हम आपको खबर समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। अभी यानी कि आजकल अगलगी की घटना कहां हुई है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो बिहार के अलग अलग जिले हैं जहां अगलगी की घटना घटी है, जिसमें आरा, नालंदा, बांका और बिहटा के साथ साथ बगहा जैसे जिले इसमें शामिल हैं। अब आग लगने से कहां कितना नुकसान हुआ है, आइए उसको समझते हैं। तो आरा की अगर हम बात करें तो आरा जिले में 400 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। तो नालंदा में अगलगी की वजह से 100 बीघे की फसल जल गई है, जबकि बांका में 10 बीघे खेत में पक चुकी फसल का आग लगने से नुकसान हुआ है। अब बिहार में अगलगी की घटनाओं को समझते हैं। देखिए, गर्मी में अगलगी की घटनाएं 40 से 50% बढ़ जाती है, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब आप खबर तो समझिए। बिहार के खेतों में सबसे ज्यादा अगलगी किस किस महीने में होती है? तो ये महीनों की अगर हम बात करें तो अप्रैल और मई, ये 2 महीने ऐसे हैं जब बिहार में खेतों में सबसे ज्यादा आग लगती है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि हर साल औसतन 1000 से अधिक घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पता चलता है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो फसलें हैं वो आग की चपेट में आ गई। अब आपको बताते हैं किस साल कितनी बार आग लगी है। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें और शुरुआत 2021 से करें, 2021 में 600 बार जो है ये घटना घटी है। 2022 में 750 बारी ये घटना घटी है। बिहार में अगलगी 16 जिले हैं जो हॉटस्पॉट में बने हुए हैं। मतलब बिहार के 16 ऐसे जिले हैं जो इस मामले में हॉटस्पॉट हैं। यहां पर अगलगी की घटनाएं जरूर घटती हैं। हम आपको एक एक करके जिलों के बारे में बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजहें क्या रहती हैं। तो अब आपको बताते हैं, आग लगने से मौतों का आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। साल 2020 से शुरुआत करें इन आंकड़ों की, तो साल 2020 में अगलगी में 28 लोगों की मौत हुई। 2021 की बात कर लीजिए, 54 लोगों की मौत आग की वजह से हुई, जबकि 2022 में 83 लोग अगलगी के शिकार हो गए। अब यह समझना भी जरूरी है कि अगलगी की कुछ प्रमुख वजहें क्या हैं, तो आपको बता देते हैं। जलावन पर खाना पकाना, खाना बनाकर चूल्हे में आग छोड़ देना। कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाने के बाद चूल्हे में आग छूट जाती है, जिस वजह से भी आग विकराल रूप ले लेती है। कुछ और प्रमुख वजहें भी हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाना, फसल की कटाई में खेतों में
आग लगाना, इस वजह से भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। बिहार में अगलगी, तो बचाव के उपाय क्या क्या हैं ये भी आप जान लीजिए, कैसे आप इससे बच सकते हैं अगर ऐसी घटना होती है तो बचाव के लिए आपदा प्रबंधन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। खाना सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद बनाएं। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें ताकि बाद में ये जो चिंगारी है वो आग का रूप ना ले ले। इसके साथ ही और क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो गैस पर खाना बनाने वाले रेगुलेटर ठीक से बंद करें और पाइप में लीकेज की जांच समय समय पर कराते रहें। बीड़ी और सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि कई बार ऐसी बीड़ी और सिगरेट की वजह से भी आग जो है वो बड़ी हो जाती है और इस वजह से लोगों को परेशानी होती है। बचाव के लिए और क्या सुझाव दिए गए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आग से फसल को कैसे बचाया जाए, तो खेत के चारों तरफ 3 से 4 फीट चौड़ी जुताई कर दें। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिजली के खंभे या तार के नीचे फसल बोने से बचा जाए। धूम्रपान से भी आपको बचना है। खेत में बीड़ी, सिगरेट या माचिस बिल्कुल नहीं जलाना है। खलिहान के आसपास खाना नहीं बनाना है। खलिहान में पानी या रेत जरूर रखिए। तेज हवा में कटाई बिल्कुल मत कीजिए। तो कुछ ये ऐसे प्रभावी उपाय हैं जिसको आप अपनाते हैं तो अगलगी की घटना से बचाव हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दरभंगा में हुए 2 करोड़ के जेवर लूटकांड में एसआईटी और एसटीएफ की टीमों ने एक साथ कई जिलों में छापेमारी की। बेगूसराय के मंसूर चक के नारायण चौक के पास सादे वर्दी में मौजूद एसटीएफ के जवान और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि दरभंगा लूटकांड से जुड़े हो सकते हैं इस मुठभेड़ के तार। अब आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। इनमें दिख रहे ये वही अपराधी हैं जिन्होंने 3 मार्च को दरभंगा में जेवर की दुकान पर धावा बोला और हथियार के बल पर 25 लाख कैश सहित 2 करोड़ के जेवर लूट लिए। फिर से देखिए ये अपराधी कितने बेअंदाज हो चुके हैं। एक ने चेहरा ढका हुआ है तो दूसरे ने चेहरा ढकने की भी जहमत नहीं उठाई और लूट के बाद पीठ पर गहनों से भरा बैग और हाथ में थैला थामे आराम से चलते बने। लेकिन अपराधियों की यही बेअंदाजी अब शायद उन पर भारी पड़ती दिख रही है। लूटकांड के करीब 24 घंटे के भीतर पुलिस की कार्रवाई ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने एक साथ कई जिलों में छापेमारी की। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के ठिकाने पर दबिश दी है और 2 बाइक को जब्त किया है। माना जा रहा है कि इन्हीं बाइक से ये 6 अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक लूटकांड में शामिल अपराधियों तक पुलिस पहुंच गई है और कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरभंगा से बाहर बेगूसराय में भी पुलिस ने छापेमारी की है। मंसूर चक के नारायण चौक के पास सादी वर्दी में पहुंचे एसटीएफ के जवानों और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जख्मी हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चाउमीन दुकानदार सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है। गोलियां भी चल रहे हैं इनकी यहाँ पर। गोलियां चल रहे हैं। हाँ, गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं। पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दरभंगा लूटकांड से जुड़े हो सकते हैं इस मुठभेड़ के तार। लूटकांड में जांच के दौरान मिले क्लू के आधार पर ही बेगूसराय में एसटीएफ ने घेराबंदी की। ये भी गोली चलाया, ये भी गोली चलाया, दोनों जो भागा इस जगह नहीं चला, यहाँ पर से निकलने के बाद। हालांकि जब तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर देती, लूटी गई रकम और सोने चांदी के गहनों की बरामदी नहीं हो जाती, तब तक पुलिस पर सवाल उठते रहेंगे। सवाल ये कि क्या अपराधियों में पुलिस का डर नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ।
तो दरभंगा में 2 करोड़ के हुए इस लूटपाट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में सोना लूट वाली खबर हम आपको समझाते हैं और आपको आंकड़े भी बताएंगे। देखिए, खबर को समझने के लिए समझना जरूरी है कि बिहार में कब कब हुई सोना लूट की बड़ी घटनाएं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। हाजीपुर पटना की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं बिहार में कब कब सोना लूट की घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले हाजीपुर पटना 2019 की बात है। मुथूट फाइनेंस में करीब 55 से 60 किलो सोने की लूट की गई थी। अब हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस कंपनी में जो सोने की लूट हुई थी वो करीब 55 से 60 किलो थी, जिसकी कीमत तब 27 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसके बाद बात कर लीजिए दरभंगा की ही। दरभंगा में भी 9 दिसंबर 2020 को 5 से 11 करोड़ रुपए की गहनों की लूट हुई थी। दरभंगा में करीब 11.5 किलो सोने के गहनों की लूट हुई थी और इसके साथ हीरे जड़ित जेवरात और करीब 2.5 लाख कैश लेकर अपराधी फरार हो गए थे। दरभंगा में फिर से 5 नवंबर 2021 को भी लूटपाट हुई थी, जिसमें चांदी और सोना दोनों ही लूटे गए थे। 25 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने की लूट हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं पटना के दानापुर की, जहां 30 जनवरी 2025 को भी लूटपाट हुई थी। 50 लाख रुपए के गहने की लूटपाट की गई थी। छपरा की बात कर लीजिए। छपरा में भी 30 जनवरी 2025 को 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए गए थे। यही नहीं, बिहार के समस्तीपुर में भी फरवरी 2026 को चांदी और सोना दोनों ही लूटे गए थे। चांदी 15 किलो, सोना 300 ग्राम की लूटपाट हुई थी। दरभंगा में 3 मार्च 2026 कैश सहित 2 करोड़ के जेवरात की लूट हुई। अब सोना लूट की कुछ और बड़ी घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। 28 मार्च 2019 को छपरा में ज्वेलरी शॉप में करीब 1 करोड़ के जेवर की लूट हुई थी। साल 2020 की बात कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस से 10 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। 6 फरवरी 2021 को भागलपुर में गहनों की दुकान से 2 किलो सोना की लूट कर ली गई। फिर 21 जनवरी 2022 को पटना में आभूषण दुकान से 30 से 35 किलो सोना की लूट हुई थी। 13 से 14 लाख रुपए लूट बताई जा रही थी। 2023 में शेखपुरा में गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में 2 करोड़ के सोने की लूट हुई। 7 मार्च 2024 को पटना में 2 किलो सोने की लूट की गई। फिर 10 मार्च 2024 को आरा में तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के सोने की लूट हुई। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अपराधी सोना लूट पर इतना फोकस क्यों करते हैं, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। कहीं भी लूटकांड को अंजाम देना खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी सोना लूटना एक तरह से आसान है, क्योंकि एक ही जगह पर दुकान या फिर गोल्ड लोन देने वाली कंपनी पर धावा बोलना होता है। जितनी मात्रा में वहां सोना मौजूद होता है, उतनी सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं होती है। मतलब कि अपराधियों को यहां पर जान का खतरा कम सताता है। मतलब ये कि अपराधियों को लगता है कि सोने की दुकान या गोल्ड लोन वाली कंपनी में लूट करने से कम खतरे में ज्यादा कमाई हो सकती है, और यही वजह है कि अपराधी सोना लूट पर ज्यादा फोकस करते हैं। और दरभंगा में एक बार फिर से ये लूटपाट हुई है, जिसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इसके लिए कार्रवाई भी कर रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 8 पहुंच गया है, जबकि 11 लोग हैं अभी भी बीमार हैं। एक और मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है, तो दूसरी ओर मौतों की संख्या बढ़ने से शराब पीने वालों का अब डर बढ़ता जा रहा है। अब कई शराब पीने वाले जो हैं वो खुद ही अस्पताल पहुंच रहे हैं और आगे से शराब ना पीने की कस्में खा रहे हैं। जहरीली शराब कौन बनाता है? माफिया। कौन बिकने देता है? सिस्टम। कौन नहीं रोक पाता? पुलिस। फिर जिम्मेदार कौन? जहरीली शराब के कारण हुआ है। इतना समझावत रहने देते पर मातमी माहौल,
और रोता बिलखता परिवार। तस्वीरें मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बाल गंगा गांव की है। घर का मुखिया संपत शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर का मुखिया जहरीली शराब से मोतिहारी में शनिवार दोपहर तक जिन 7 लोगों की जान गई है उसमें एक संपत शाह भी हैं। अब पत्नी दहाड़ मारकर रो रही है और दोनों बच्चे बदहवास हैं। इस पूरे इलाके में कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मातमी शोर तेज होता जा रहा है। रेफर हुआ था, हम लोग ले जाते थे पटना, रास्ता में मौत हो गई। क्या करते थे पापा? किसान का काम करते थे। शुक्रवार शाम तक 5 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार सुबह होते होते 2 और लोग लाल किशोर यादव और लड्डू शाह काल के गाल में समा गए, जबकि 11 अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब हर तरफ डर का माहौल है। चक्कर करा गए, शराब पिए थे? कितना? कब पिए थे? हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शराब पीने वाले खुद ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। कहिए पिले पिले बुझ गए। अच्छा, परसों रात पी तो पिले इनका लगाई बैठा। कौन बैठा? जिमू बैठा ना। मौत का खौफ इतना है कि शराबी आगे से शराब न पीने की कस्में भी खा रहे हैं। ₹100 में ले रहे? 100 रुपए। 2 गिलास गिलास के 50 रुपया। कान पकड़े वाला ना भी हुआ। कार्रवाई के नाम पर भले ही एक चौकीदार को अरेस्ट किया गया है, तुर्कौलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, 2-4 धंधेबाज भी पकड़े गए जिन लोगों ने जहरीली शराब बनाने और स्प्रिट बेचने की बात भी मानी। लेकिन शनिवार रात तक हुए इन 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज कब होगा और कब थमेगा जहरीली जाम से जान जाने का सिलसिला? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो। तो मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड पर कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। संदिग्ध मौतों के बाद उठते सवाल को हम आपको समझाते हैं और पूरी कहानी भी बताते हैं कि आज इसमें क्या अपडेट सामने आया है। देखिए, सवाल सबसे पहले तो यही कि शराबबंदी में शराब से मौत कैसे हो रही है, तो उसके लिए शराबबंदी को समझना पड़ेगा। और सबसे पहला सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा वो ये कि कब से शराबबंदी है। तो आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से ही लागू किया गया है। फिर यह सवाल उठता है कि किसके कहने पर शराबबंदी लागू हुई, तो जवाब है महिलाओं के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। अब फिर से सवाल उठता है क्यों हुई शराबबंदी, तो इसका जवाब है नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए शराबबंदी लागू की गई थी। अब जब नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए शराबबंदी लागू की गई, फिर भी शराबबंदी में शराब से मौत कैसे हो रही है, तो ऐसे में शराबबंदी में शराब से मौत वाली खबर को समझना जरूरी है। क्योंकि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई, शराबबंदी को लेकर हर कोशिश की गई, लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, चौकीदार से लेकर के थाना अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी तय की गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगी वहां का चौकीदार इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार होगा। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद इसके ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सवालों से खबर को समझिए। सवाल ये कि अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अगर चौकीदार को शराब की खबर थी तो चौकीदार ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? अगर थाना क्षेत्र में बन रही थी शराब तो थानेदार को सूचना क्यों नहीं थी? सवाल यह भी है कि अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया? शराब के धंधेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई है? अब जबकि ऐसी घटनाएं घट रही है तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी में कैसे बनाई जा रही थी शराब? ग्रामीणों को
शराब बनने की जानकारी थी तो पुलिस कैसे बेखबर थी? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? क्या चौकीदार ने शराब बनने की सूचना थाने को नहीं दी? अगर थानेदार को पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस के संरक्षण में चल रहा था शराब का धंधा? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत कोशिश की गई है शराबबंदी को सही तरीके से लागू करने की, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मातम पसरा है, लेकिन मोतिहारी में ट्रेन की छत से शराब की बोतलों की बारिश होने लगी। ट्रेन की छत में तहखाना बनाकर शराब तस्करी के खुलासे से हर कोई हैरान रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। शराब माफिया को जहरीली मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। माफिया ने शराब तस्करी का कैसा फुल प्रूफ प्लान बना रखा, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। माफिया अब दिल्ली से बिहार में शराब तस्करी के लिए ट्रेनों की छत में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब सत्याग्रह एक्सप्रेस कप्तानगंज स्टेशन पार कर रही थी। तभी अचानक ट्रेन की छत से शराब की बारिश होने लगी। ट्रेन की छतों से शराब की बारिश देख कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। ट्रेन में स्कॉट कर रही पुलिस भी शराब माफिया के इस हथकंडे को देख करके हैरान रह गई। शराब माफिया ने 2 बोगियों के बीच के हिस्से में बाथरूम के पास तहखाना बनाकर शराब को छिपाया था, लेकिन शराब माफिया की किस्मत खराब थी। ट्रेन की गति तेज होने के कारण ट्रेन की छत में छिपाए गए शराब एक एक कर नीचे गिरने लगे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो अब ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं जिससे कई सवाल भी उठते हैं, और अब आप सवालों के जरिए इस पूरी खबर को समझिए। ये तस्वीर जो है वो यही बयां कर रही है किस तरीके से शराब माफिया जो है वो बेखौफ हैं। सवाल ये उठता है, क्या बिहार में दिल्ली से शराब भेजी जा रही है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि ट्रेन में आखिर शराब कैसे छिपा दी गई? सवाल ये, क्या ट्रेन के कर्मचारियों को शराब तस्करी की खबर नहीं है? और सवाल ये भी, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्योंकि अब देखिए आप, ट्रेन के अंदर तहखाना बना करके शराब जो है वो बिहार भेजी जा रही है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा कारोबार चल रहा है। और इसी के